नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एंड जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम, इस चैप्टर का हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कोयला और पेट्रोलियम के बारे में है। इसको हम प्राकृतिक संसाधन जो भी प्रकृति द्वारा हमको दिए गए हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक प्राकृतिक और मानवीय। और वायु, जल, मृदा, खनिज ये प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है और वायु है। इसी प्रकार समाप्त होने वाले या क्षय इनको बोल सकते हैं, ये वो हैं जो कि सीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इसके पश्चात पदार्थ जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये संचरित होते हैं। लेकिन अगर इनका अत्यधिक उपयोग किया जाए तो निकट भविष्य में इनके समाप्त होने की संभावना रहती है। इसके पश्चात कोयला के बारे में है। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करना है। और इनका निर्माण जो हुआ है ये मृत प्राणियों के अवशेषों या जीवाश्म से हुआ है, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोयला, पेट्रोलियम को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्योंकि मरे हुए जीवों के अवशेषों से इनका निर्माण हुआ है। इसके पश्चात कोयले के बारे में हमको इसमें अध्ययन करना है। तो देखिए, कोयले के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो कोयले पत्थर के जैसा कठोर और काला होता है और खाना पकाने के लिए इसका उपयोग और अलग बहुत से कई प्रयोग में ये लाया जाता है। तो कोयले के निर्माण की प्रक्रिया है लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, मतलब निचले जलीय क्षेत्र जो थे, पृथ्वी के उतले जो जलीय क्षेत्र थे वहाँ घने वन थे और इन घने वनों प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और उसके ऊपर मृदा की परतें जमती गईं। तो इस प्रकार परत दर परत बनने के कारण इन पर दाब बढ़ता गया और धीरे धीरे दाब बढ़ने के कारण संपीड़ित होते गए और जैसे जैसे ये गहरे होते गए, मतलब ये अंदर धरातल के अंदर जाते गए, तो वहाँ पर इनके ऊपर ताप का भी प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार उच्च दाब और उच्च ताप की स्थिति में पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और इस प्रकार यह प्रक्रिया, कोयले के निर्माण की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना हुआ है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि वायु में जो गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और गैस उत्पन्न करता है। और कोयले के उद्योगों में जो प्रमुख जो प्रयोग होते हैं वो कोक, कोल तार और कोयला गैस होता है। अब ये क्या होते हैं देख लीजिए। सबसे पहले चीज़ देखिए, कोक है। तो कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का प्रयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो कोयले का शुद्धतम रूप जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, कोयले का वह शुद्धतम रूप जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है वो कोक होता है और इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होता है, धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसके पश्चात है कोलतार। कोलतार अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है और कोलतार से हम
विभिन्न उत्पाद प्राप्त करते हैं जो दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री मतलब जिसको हम डामल बोलते हैं, आदि का प्रयोग किया जाता है। और माथ और अन्य कीटों को भगाने में भी नेफ्थलीन की गोलियां जो यूज़ की जाती हैं वो कोलतार से प्राप्त की जाती है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है, इसका हम डेली यूजेस में बहुत सी चीज़ों में प्रयोग करते हैं। फिर इसके पश्चात है पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कोलतार का एक लगभग समान पदार्थ है। इसके पश्चात है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, तो कोयले से जब कोक का निर्माण होता है तो कोयले गैस की प्राप्ति होती है और ये सह उत्पाद कह सकते हैं उसका। इसके पश्चात है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में हम देखेंगे। पेट्रोलियम भी बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। पेट्रोलियम का सबसे पहले अगर हम नाम देखें तो पेट्रोलियम के नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम के बारे में हम देखते हैं। ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन, भारी वाहनों में होता है। और पेट्रोलियम, ये जो शब्द है ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, इसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा मतलब चट्टान और ओलियम मतलब तेल से होता है। तो चट्टानों को फाड़ कर ये तेल निकाला जाता है, इसलिए ये पेट्रोलियम कहलाता है। और पेट्रोलियम का निर्माण भी कोयले के समान ही है। कोयले के जो अवशेष थे वो वनस्पतियों के अवशेष थे जो मिट्टी की परत के नीचे जम गए थे और बाद में उनका संपीड़न और दहन होने से कोयले का निर्माण हुआ है। और जो पेट्रोलियम के लिए जो उत्तरदायी जो हैं वो जीवों के अवशेष थे जो कि समुद्र की तलहटी में दब गए थे और उस तलहटी में रेत मिट्टी की तहों के द्वारा ढक गए और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब से पेट्रोलियम मृत जीव जो हैं वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो यहाँ पे देखिए एक पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार के बारे में दिया हुआ है, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं। विश्व का पहला तेल का कुआं जो है वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम में तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब इसके बाद देखिए किस प्रकार से तेल के कुएं निकले गए हैं। तो सबसे नीचे जो परत रहती है ये चट्टानों के बीच है। देखिए ये चट्टानें हैं और ये तैलाश चट्टानें कहलाती हैं जिनके बीच में तेल पाया जाता है। ऊपर गैस होती है, उसके बीच में तेल, फिर पानी होता है। तो पानी से हल्का होता है तेल और तेल से भी हल्की होती गैस, इसलिए ये व्यवस्थित होता है। चाय लेके आना। पेट्रोलियम का परिष्करण है। तो पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटक जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों प्रभाजों को पृथक करने की विधि को पेट्रोलियम का परिष्करण कहते हैं। तो इसके डिटेल में इसको हम देखेंगे। पेट्रोलियम पृथक्करण होता है जिससे बहुत से उत्पाद प्राप्त होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ के उत्पाद होते हैं। तो इसको हम देखेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिनको पेट्रा रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशों जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है और अपने व्यापारिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। इसके पश्चात प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस के बारे में देख लेते हैं। पहले हम पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं। सारणी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो पेट्रोलियम के संघटक में देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, इसका उपयोग हम घरों में ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोल का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। मिट्टी का तेल ये भी ईंधन के रूप में होता है। जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहन और विद्युत जनरेटरों के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, जिसको हम ग्रीस या ऑयल बोलते हैं। पैराफिन मोम ये मोमबत्ती या वैसलीन में उपयोग की जाती है। विटामिन ये सड़क निर्माण में कार्य किया जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे प्राकृतिक गैस क्या है। तो प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता से किया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी के रूप में प्राकृतिक गैस को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है, क्योंकि सीएनजी बहुत कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधे जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से किया जाता है। तो दिल्ली की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरा उसमें ईंधन के रूप में सीएनजी का ही प्रयोग किया जा रहा है प्रदूषण को कम करने के लिए। इसके पश्चात पाइपलाइनों का कहाँ पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों में उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायन और उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है। उद्योगों में भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। जहाँ जहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार हैं उसके साथ में वहाँ पे प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। इसके पश्चात कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। तो कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। इनकी मात्रा सीमित है और क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्षों की प्रक्रिया लगती है और ये अगर निर्माण की प्रक्रिया में है भी तो हम उनको अगर प्रभावित कर देंगे तो वो आने वाले उनके जो संसाधन हमको प्राप्त होने वाले वो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है और इनके जो भंडार हैं वो कुछ 100 वर्षों तक ही चलते हैं और समाप्त हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और नेगेटिव इफेक्ट ये है कि इन ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है और जिससे कि वैश्विक ऊष्मा बढ़ती है। अतः आवश्यक है कि हम ईंधनों का कम उपयोग करें और जब बहुत परम आवश्यकता हो तभी इसका उपयोग करना आवश्यक होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही। सारी चीज़ें सिंपल हैं और मुख्य जो पॉइंट हैं वो आपके यही हैं। देखिए कोयला क्या है, ये एक जीवाश्म है। कोयला गैस क्या है, तो कोयले के साथ में कोयले से कोक के निर्माण की प्रक्रिया में कोयल गैस प्राप्त होती है। कोलतार क्या होता है, कोलतार एक द्रवीय पदार्थ होता है। इससे बहुत से उत्पाद 200 उत्पाद करीब प्राप्त होते हैं। कोक क्या है, कार्बन की जिसमें बहुत अधिक मात्रा होती है, अशुद्धियाँ कम होती हैं, वो कोक होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।